सरकार ने ये कुर्सियां तुम्हें इसलिए नहीं दी कि तुम शुराफा को अपने सामने खड़ा रहने पर मजबूर करो। इंचार्ज ने सवालिया अंदाज में उस एएसआई की तरफ देखा जो हमें यहाँ लेकर आया था। इन्हें बंदरगाह वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया है सर। एएसआई ने बड़ी फरमा बरदारी से कहा, यह वहाँ आवारा गर्दी कर रहे थे। अब तुम्हारी इस ना इंचार्ज एएसआई को यह भी समझाना पड़ेगा कि आवारा गर्दी क्या चीज होती है और किस हुलिये में की जाती है। मैंने तंदिया लहजे में कहा, हमें इतला मिली थी जनाब कि ये दोनों पूरी सरार सरगर्मियों में मुलव्वस हैं और इनके राब्ते पूरी सरार अस्मगलरों से है। एएसआई ने तेजी से कहा, कल को तुम्हें जनरल बैल के खिलाफ इसी किस्म की इतला मिले तो उसे भी तस्दीक किए बगैर गिरफ्तार करके ले आना। इस किस्म की बातें करके तुम बच नहीं सकोगे। इंचार्ज ने कहा, अगर तुम शरीफ और मुअज्जज शहरी हो तो तुम्हें हर बात साबित करनी पड़ेगी। मसलन अगर मैं ये साबित कर दूं कि बेड़ा ताल्लुक पुलिस के बैग में से है तो क्या मुझे छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल, इंचार्ज ने कहा, लेकिन बैल तुम्हारे कह देने से हम यकीन नहीं कर लेंगे। तुम्हें ये बात साबित करनी पड़ेगी। हालांकि सबसे ज्यादा बदउनवान खुद पुलिस वाले होते हैं। मैंने तंजिया रहने में कहा, जहाँ इस किस्म के म्यार हों वहाँ कोई क्या कर सकता है? बकवास मत करो। इंचार्ज को गुस्सा आ गया, सीधी तरह बात करो वरना तुम्हें लॉकअप में डाल दिया जाएगा। ये इतना आराम करने की चंदा जरूरत नहीं। मैंने जहरीले लहजे में था, तुम लोगों की कारकर्दगी से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये बहुत जबान दराज आदमी है जनाब। एएसआई ने कहा, बेली माने तो इसे लॉकअप में बंद कर दे, सुबह तक ये सब कुछ चुगल देगा और उसके बाद तुम लोग अपनी मुलाजमतें बचाने के लिए भागदौड़ कर रहे होगे। मैंने तमस्कराना दाल बेका और इंचार्ज ने ऊंट बेच रही है। मेरा पूरे इत्मीनान दाद उसे दहलाए दे रहा था। किसी बलबूती के बगैर कोई इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन वो महज इस गुफ्तगू की बुनियाद पर मुझे छोड़ भी नहीं सकते थे। अब तो बात आन की थी। आखिर वो बाइख्तियार लोग थे, उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, इंचार्ज ने गुस्सीले लहजे में कहा। अगर इसके बाद तुमने कोई फजूल गोई की तो फिर मैं किसी चीज का जिम्मेदार नहीं होगा। मैंने तवील सांस ली, ठीक है तो फिर मुझे एक फोन करने की इजाजत दो। मैंने उनके सामने रखे हुए टेलीफोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसे फोन करोगे? इंचार्ज ने तजस्सुस से पूछा। मैं जो कुछ भी करूंगा उसका नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं किसे फोन करूंगा? ठीक है, इंचार्ज ने कहा और टेलीफोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फोन अपनी तरफ खिसकाया और 55570 डायल किया। बादाम कलारा ने अपना ये नंबर मुझे खुद दिया था। दूसरी घंटी पर दूसरी तरफ से फोन उठाया गया। मादाम कलारा बोल रही थी, मैडम दी फ्लूक बोल रहा हूँ। मैंने कहा, इस वक्त मैं डाक पुलिस स्टेशन पे सरकारी मेहमान हूँ। तू वहाँ गिराता रहे हो मिस्टर एडम? कलारा ने मेरी आवाज पहचान कर हैरत से कहा, मुझे और फ्लूरा को बंदरगाह वाली सड़क से गिरफ्तार कर लिया गया है। हम पर आवारा गर्दी का इल्जाम है। अगर तुम लोग रात को उस पैर वांग घूम रहे थे तो तुम्हें बिल्कुल सही गिरफ्तार कर लिया गया है। कलारा ने मदाहिया अंदाज में कहा, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी? मेरा काम तुम्हें मुतला करना था और मैंने कर दिया है और तुम जानो अब तुम्हारा काम जाने। सवाल ये है कि तुम बंदरगाह पहुंचे किस तरह और वो दोनों मजदूर कहाँ हैं जिन्हें मैंने तुम्हारी निगरानी पर मामूर किया था? मादाम ने गुस्सीले लहजे में कहा, तफसीलात बाद में भी मालूम की जा सकती हैं। मैंने कहा, रही उन दोनों की बात तो वो दोनों बाहर जक मार रहे होंगे। और उस वक्त वो कहाँ थे जिस वक्त तुम्हें गिरफ्तार किया गया? मादाम कलारा ने पूछा। करीब ही मौजूद थे, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। तुम लोग गिरफ्तार होकर थाने पहुंच के और वो दोनों मर्दूद तमाशा देखते रहे? कलारा ने वसीली आवाज में कहा, मैं अभी उनकी खबर लेती हूँ। उनकी खबर बाद में लेती रहना, पहले हमारी फिक्र करो। मैंने कहा, वरना रात नहीं बसर करनी पड़ जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम वो आदमी हो जिसके साथ कलारा पार्टनरशिप करने को तैयार थी। अगर तुम्हें वहाँ 1 घंटा भी गुजारना पड़ा तो ये पूरा थाना मुअत्तल हो जाएगा। तुम सिर्फ 5 मिनट इंतजार करो। मैंने फोन बंद कर दिया। फुदूरा इंचार्ज और एएसआई मुतजस्सिस अंदाज में मेरी तरफ देख रहे थे। घड़ी देख लो, मैंने इंचार्ज से कहा, 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें इस फोन के नतीजे का पता चल जाएगा। ठीक है, इंचार्ज ने बेपरवाही से कहा, 5 मिनट गुजरने में देरी कितनी लगती है? उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। चाय का ऑर्डर भी अभी से दे दूं। मैंने इंचार्ज से कहा, 5 मिनट बाद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इंचार्ज कुछ नहीं बोला। टेलीफोन का नतीजा आने तक वो खामोशी इख्तियार किए रखना चाहता था। फिर 5 मिनट पूरे होने से कबल ही स्याह सूट वाला शख्स इंचार्ज के कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं जनाब। स्याह सूट वाले के साथ आने वाले सिपाही ने इंचार्ज से कहा। कहते हैं कि अपनी शिनाख्त से इंचार्ज को आगाह करूंगा। इंचार्ज ने सर के इशारे से अंदर आने की इजाजत दी और स्याह सूट वाला इंचार्ज की कुर्सी के पास पहुंच गया। उसके हाथ में एक गार्ड था जो उसने इस तरह इंचार्ज को दिखाया कि कोई और उसे नहीं देख सका। मैंने महसूस किया कि कार्ड देखकर इंचार्ज बुरी तरह बुखला गया है। वो तशरीफ रखी है जनाब, उसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। नहीं, इतना वक्त नहीं है, स्याह सूट वाले ने कहा। बाद में इन दोनों को लेने आया था, ये हमारे आदमी है। ओह,
इंचार्ज चौंक पड़ा। अगर इन्होंने सिर्फ इतना जिक्र भी कर दिया होता तो बहुत काफी होता। कोई बात नहीं, स्याह सूट वाले ने कहा, बस अब हमें इजाजत दें। अरे जनाब, कुछ चाय वगैरह तो पी लेते। मैंने तुमसे कहा था ना कि चाय का ऑर्डर दे दे। मैंने खुश होकर कहा, अब देख लो, जरूरत पड़ गई ना। इंचार्ज हंसने लगा। उसके रवैये में जबरदस्त तब्दीली वाक़ई हो गई थी, लेकिन स्याह सूट वाला कोई ज्यादा ही जल्दी में मालूम होता था। उसने चाय पीने से इनकार कर दिया। मैं तो चाय जरूर पीऊंगा। पहले कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं इन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाह रहा था ताकि 3 बजे भी मैं इनके साथ ही रहूं। शाह सूट वाले ने मुझे कुछ मगी नजरों से घूरा। शायद उस पर पहले ही जाड़ पड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि उसे मेरी हरकत अच्छी नहीं लगी। ताम उसने कुछ नहीं कहा और एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। चाय पीने में मजीद 20 मिनट सरफ हो गए और जब हम पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो 3 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। तुम बहुत बेकार आदमी हो, शाह सूट वाले ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। उसका साथी उसके बराबर बैठा था और बैवरूरा के साथ अकबी नशीस पर था। दूसरों के लिए ख्वाह मुख्वाह मसाइल खड़े कर देते हो। मैं मादाम क्लारा तक तुम्हारी राय पहुंचा दूंगा। मैंने बेपरवाही से कहा, इससे पहले भी तुम मुझसे उलझने की कोशिश कर चुके हो। मैं अपनी राय से रुजू करता हूँ। तुम मादाम क्लारा से इसका जिक्र नहीं करोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा, जब तुमने अपनी राय तब्दील कर ली तो अब इसका क्या जिक्र। अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाने का इरादा रखती हो। उसने पूछा, होटल जाओगे या कहीं और चलो। अब सोना भी है बाबा। मैंने कहा, इस द कहीं और जाने का क्या सवाल। होटल काफी फासले पर था और वहां तक पहुंचने में कम अज कम आधा घंटा तो जरूर लगता। मेरा मकसद पूरा हो गया था। धमाकों के वक्त में ईगल के आदमियों के साथ कार में सफर कर रहा था। उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि जिस कार में मैं सफर कर रहा हूँ उसमें ट्रांसमीटर भी नस्ब है। उसका पता तो उस वक्त चला जब हम होटल के करीब पहुंचे और कार का ट्रांसमीटर अचानक जाग उठा। कोई बड़े ही जानी लहजे में इतला दे रहा था कि ईगल के चारों अड्डों पर बम्बों के खौफनाक धमाके हुए हैं। ये इतला सुनकर दोनों स्याह सूट वाले और फलूरा मुस्तरिब हो गई। मैंने मुतमईन अंदाज में सारी राया, लेकिन दायरा मुझे भी इस तरह जाहिर करना था। शाह सूट वाले ने कार का रुख मोड़ दिया और अब कार क्राउन क्लब की तरफ जा रही थी। उन तीनों ने उस हादसे पर तबसरे किए थे, मगर मैं खामोश बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। क्राउन क्लब पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन वहां था ही क्या। अब क्राउन क्लब की जगह मलबे का ढेर नजर आ रहा था। ये मुतअद्दिद ताकतवर बमों की फैलाई हुई तबाही थी। फायर ब्रिगेड अमला अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ था। वो तो कुछ देर वहां रुके, उनके चेहरों से शदीद तासुफ का इजहार हो रहा था। फलूरा भी मुरझा सी गई थी। ये वही घर था जहां वो काम किया करती थी और अब वही जगह मलबे का ढेर बनकर रह गई थी। कुछ देर बाद एक स्याह सूट वाले ने मुझसे बर्राई हुई आवाज में कहा, चलो तुम्हें तो हम होटल छोड़ आए। ये तो जो होना था हो चुका। वो हमें होटल छोड़कर चले गए। रास्ते भर वो सब रीना को मुगल्लजात से नवाजते रहे और ये उनकी ज़हनी शिकस्त की दलील थी। हम लोगों के साथ इस किस्म के हादसात होते रहते हैं फलूरा। मैंने कमरे में पहुंचने के बाद फलूरा से कहा, ज्यादा इस साने को भूलने की कोशिश करो। फलूरा ने ऊँट बीज कर आंसू पीने की कोशिश की। वो बहुत ज्यादा सोगवार नजर आ रही थी। मैं भी यही जाहिर कर रहा था जैसे इस साने पर बहुत ज्यादा रंजीदा हूँ। हमें कमरे में पहुंचे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि फोन की घंटी बजी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ मादाम क्लारा थी। जीना सालोमन का सुराग मिल गया है एडम, वो बड़े मानी खेज लहजे में कह रही थी। उसने जो तबाही फैलाई है अब हम उसका उससे इंतकाम ले सकेंगे। रिसीवर पर मेरी गिरफ्त सख्त होगी। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी क्लारा, मैंने तिलमकान पुरसुकून लहजे में कहा। उसका सुराग अचानक कैसे मिल सकता है? तुम खानी सुराग की बात कर रहे हो? हम तो उसे उसके साथियों समेत गिरफ्तार भी कर चुके हैं। बस तुम फौरन आ जाओ। दूसरी तरफ से सिलसिला तो मुरकते हो गया, लेकिन मैं जो हवास बाख्ता हो चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि चंद घंटों के अंदर अंदर क्लारा तहजीब तक किस तरह पहुंच गई। लेकिन ये सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त था। बादाम क्लारा ने मुझे तलब किया है फलूरा, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा और फिर फलूरा के जवाब का इंतजार किए बगैर आंधी तूफान की तरह होटल के कमरे से निकल गया। रायजारी में स्याह सूट वाला मौजूद था, मगर मेरे पास उस पर तवज्जो देने के लिए फुर्सत नहीं थी। मादी में कई बार ऐसा हुआ कि तहजीब को दुश्मनों ने अगवा कर लिया, मगर इस बार जो सूरत-ए-हाल दरपेश थी वो उन सब से मुख्तलिफ थी। इस बार तहजीब की सलामती खतरे में नजर आ रही थी। वो तहजीब माल्कम एक्स की नहीं, बल्कि रीना सालोमन की हैसियत से बादाम क्लारा के हाथ लगी थी। यह हादसा किस तरह हुआ इसके बारे में कुछ कहना फिलहाल मुमकिन न था, लेकिन एक बात बहरहाल यकीनी कही जा सकती थी कि रीना सालोमन ने बादाम क्लारा को जिस तरह जिज किया था, उसके बाद मादाम क्लारा उसे किसी रियायत की तवक्को करना अबस था।
अपने आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं जनाब? सियाह कोट वाले ने मेरे रास्ते में आते हुए बुई से कहा। बहुत मुमकिन था कि मैं जज्बात की रोह में उसे धक्का देकर निकल जाता, लेकिन मैंने बर्वक्त खुद को संभाल लिया। मैं अली यार खान नहीं बल्कि एडम डी फलूक था और गिरफ्तार होने वाली तहदीब मालकम एक्स नहीं बल्कि रजीना थी। मैं किसी आमकाना किस्म की जज्बातियत का मुजाहरा कर बैठता तो वो मेरी तरफ से मशकूक हो जाता। एडम डी फलूक तो रीना सालोमन का दुश्मन और मादाम क्लारा का हमायती था। उसे तो रीना की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार करना चाहिए था। ओह, तुम्हें मालूम नहीं? मैंने जानी अंदाज में कहा। रीना पकड़ी गई। मुझे मादाम क्लारा ने फौरी तौर पर तलब किया है। रीना के पकड़े जाने की खबर ऐसी थी कि जिसे सुनकर ईगल का कोई मेंबर भी अपनी हैरत और खुशी को छुपा नहीं सकता था। क्या सूट वाले के चेहरे पर भी उन्हीं दो रात ने घर कर लिया। क्या आप सच कह रहे हैं मिस्टर फलूक? उसने कहा। वो किस तरह पकड़ी गई? मुझे तफसीलात का इल्म नहीं। मैंने कहा। मादाम क्लारा ने तफसील नहीं बताई, बस मुझे फौरन बुलाया है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। आपका रास्ता भला कौन रोक सकता है मिस्टर फलूक? शाह सूट वाले ने हंस के कहा। वो बहुत खुश था, जबकि मेरी कैफियत उसके बरक्स थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उड़कर क्लारा के पास पहुंच जाऊं। एक एक लम्हा बहुत कीमती था। मादाम क्लारा से कुछ बैद नहीं था कि उसने तहजीब पर तशद्दुद शुरू भी कर दिया हो। क्लारा के चुंगल से तहजीब को रिहा कराना आसान नहीं था। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि मैं उन हिफाजती इंतजामात से वाकिफ नहीं था जो क्लारा ने कर रखे होंगे। रीना के पकड़े जाने के बाद तुम्हें बेई निगरानी जारी रखने की जरूरत नहीं, मैंने कहा। जरूरी और गैर जरूरी का फैसला करने का हमें इख्तियार नहीं। हमें तो जो हुक्म दिया जाता है हम उस पर अमल करते हैं। तो फिर तुम अपना काम करो और मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने गाँव और उससे कतरा कर आगे निकलने की कोशिश की, मगर उसने मुझे रोक लिया। एक मिनट ठहरे मिस्टर फलूक, मैं आपको खुद मादाम क्लारा के पास लिए चलता हूँ, उसने कहा और दूसरे स्याह सूट वाले से वहीं रुककर फ्लोरा की निगरानी जारी रखने को कहा। अब हम चल सकते हैं मिस्टर फलूक, उसने मुझसे कहा और मैं उसके साथ नीचे आ गया। आपने मादाम क्लारा के दिल में घर कर लिया है मिस्टर फलूक, उसने कार स्टार्ट करते हुए कहा। हम सब हैरान हैं कि आप इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा अहमियत किस तरह इज़हार कर गए। ये सवाल मादाम क्लारा से करो, मैंने मुख्तसरन जवाब देकर उससे जान छुड़ाने की कोशिश की। मैं पूरी यकसुई के साथ कोई मुनासिब हिकमत अमली तरतीब देना चाहता था, मगर वो मेरा पीछा छोड़ने पर आमादा नहीं था। हम लोग बरसों से मादाम क्लारा के लिए काम कर रहे हैं मिस्टर फलूक, मगर मादाम क्लारा ने किसी को भी खुद से इतना करीब नहीं आने दिया। मैंने सुना है आप हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हैं। मेरा जी चाहा कि खोपड़ी पर एक ऐसा हाथ रसीद करूं कि वो बेहोश हो जाए, मगर ज़ाहिर आदमी हमेशा वो नहीं कर सकता जो उसका जी चाह रहा हो, और ये मौका तो खास तौर पर खुद पर काबू पाने का था। लिहाजा मैं जवाबन मुस्कुराया। तुमने ठीक सुना है, मादाम क्लारा ने आपको सनद एतबार बख्शी है तो यकीनन दुरुस्त होगी, लेकिन बज़ाहिर तो आपकी शख्सियत में कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आती। मुझे अफसोस है, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मेरी शख्सियत में कोई ना कोई खास बात जरूर आया करे। शाहसूट वाले ने सड़क से नजर उठाकर हैरत से मेरी तरफ देखा। फौरी तौर पर वो मेरा मतलब समझने से कासर रहा। मैंने इस वक्फे से फायदा उठाकर तहजीब के बारे में सोचने की कोशिश की, मगर ऐन उसी वक्त उसने हंसना शुरू कर दिया। मैं समझ गया मिस्टर फलूक, उसने कहा। आपकी कामयाबियों का राज यही है कि आप बज़ाहिर इतने खतरनाक नजर नहीं आते जितने दरअसल है, और लोग धोखा खा जाते हैं। मैंने एक तरील सांस ली। उस मजदूर ने शायद दहिया कर लिया था कि मुझे कुछ सोचने नहीं देगा। मैंने कभी तजिया करने की कोशिश नहीं की। मुमकिन है तुम्हारा कहना दूस ही हो। मैंने एक बार फिर मुबम सा जवाब देकर उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। मादाम क्लारा आपको बहुत अहमियत दे रही है मिस्टर फलूक, उसने कहा। जब पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया था तो हम पर सख्त झाड़ पड़ी थी कि हमने बरवक्त मुदाखलत क्यों नहीं की। मैं जलाकर उसे कोई सख्त जवाब देने ही वाला था कि बेई नजर सामने पड़ी। जहां चौराहे पर पुलिस की एक मोबाइल वैन खड़ी थी। उन्होंने दूरी से कार को रुकने का इशारा दिया। शाहसूट वाले ने भी कार की रफ्तार सुस्त कर दी थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर वो ना होता तो मैं मादाम क्लारा तक पहुंच ही नहीं सकता था। शहर में बैक वक्त 4 अहम मुकामात पर बम के धमाके होने के बाद पुलिस का बिचला बैठना बहाल था। अगर चंद मुजरिमों तक उनकी रसाई नहीं हो सकती थी, ताम खानापुरी के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। नीचे आइए जनाब, एक पुलिस वाले ने कार के नजदीक आकर कहा। दूसरा पुलिस वाला कार के अंदर टार्च की रोशनी डालकर देख रहा था कि कार में और कौन कौन है। शाहसूट वाले ने एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, मगर पुलिस वाला अनपढ़ मालूम होता था। जीजे उधर आइए, उसने कदरे जारिहाना अंदाज में कहा। हर कार की तलाशी लेने के लिए सख्त आर्डर है।
आप कार में ही बैठे रहे मिस्टर फलोक, स्याह सूट वाले ने एक तवील सांस लेकर कहा। बैंक के इंचार्ज से बात करता हूँ। तुम भी कार से नीचे उतरो, पुलिस वाले ने बड़े खराब लहजे में कहा। तुम क्या कोई गवर्नर जनरल हो के कार में ही बैठे रहोगे? सब हो जाएगा, स्याह सूट वाले ने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं तो तुम्हारे इंचार्ज से बात कर लूं, इसकी इजाजत है या नहीं? जाहिर है पुलिस वाला रोक कैसे सकता था। स्याह सूट वाला मोबाइल की इंचार्ज के पास गया और 4 मिनट में वापस आ गया। उसकी कार को तलाशी से मुबर्रा करार दे दिया गया था। तुम्हें कोई जादू वगैरह आता है? मैंने हैरत जाहिर करते हुए कहा। पुलिस वाले तुम्हारे सामने मोम की तरह हो जाते हैं। ईगल के मेंबरान को शी गुराई में बहुत सी ऐसी आसानियां मैसर हैं जो कहीं और नहीं हो सकती। मैं उन्हें एक मखसूस कार्ड दिखाता हूँ तो वो बुई से हर तरह का ताउन करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने तवीमी अंदाज में सारी लाया और एक बार फिर तहजीम के बारे में सोचने लगा। स्याह सूट वाला भी किसी सोच में गुम हो गया था। यादा वक्ती तौर पर मुझे सुकून के कुछ लम्हात मैसर आ गए थे। मैंने क्लारा के बंगले पर पहुंचने तक तहजीब को रिहा कराने के लिए कई मंसूबे बनाए और मुस्तरद किए। बंगले के गेट पर मौजूद मुहफ्फिज़ों ने हमें रोका और फिर मुझे पहचानते ही उन्होंने मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी। शायद क्लारा ने उन्हें पहले ही इस सिलसिले में हदायत दे दी थी। मैं हदायत के मुताबिक सीधा क्लारा की ख्वाबगाह में पहुंचा। वो नहायत अशाश बेशाश नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी रौनक थी। तुम आ गए एडम, उसने मुझे देखते ही कहा। और यह मालूम दादी ये खबर सुनकर तुम फौरन दौड़े चले आओगे। मादाम क्लारा की बात सुनकर एक लम्हे को तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे क्लारा ने महज मुझे बुलाने के लिए ये खबर सुनाई थी और अगले ही लम्हे मेरे इस ख्याल की नफी हो गई। उसे तकरीबन ऐन उसी वक्त पकड़ लिया गया जब उसके आदमी हमारे अड्डों पर तबाही फैला रहे थे। काश वो कुछ देर पहले हाथ आ जाती तो कम अज कम हम बड़ी तबाही से बच जाते। लेकिन वो है कहाँ? मैंने बड़ी बेचैनी से पूछा। मैं जल्द अज जल्द तहदीक को अपनी आंखों से देख लेना चाहता था। मालूम नहीं वो अब भी बेकअप में होगी या नहीं। वही मादाम क्लारा मुस्कुराई। उसी हुकूमत खाने में जहाँ उसके एजेंट को रखा गया था। मैं समझा था तुम मुझे वहीं मिलोगी। मैंने कहा मगर तुम तो यहाँ इत्मीनान से बैठी हो, मेरे आदमी उसकी खाल उतार रहे हैं। क्लारा ने कहा मेरा वहां मौजूद रहना क्या जरूरी था? और हाँ तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। मैं एक तवील सांस लेकर बैठ गया। मालूम नहीं क्यों उसे देखने के लिए दिल बेकरार हो रहा था। मैं समझा था कि तुम मुझे फौरन उसके पास ले चलोगी। बेफिक्र रहो, वो इतनी खूबसूरत नहीं कि तुम जैसा आदमी उसे देखने के लिए बेकरार हो जाए। मादाम क्लारा ने हंस कर कहा। उसके अंदाज से तो यही दायर होता था कि तहदीब के बेकब रात फाश नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो वो जरूर जिक्र करती। ये कोई मामूली इंकशाफ नहीं था कि रजीना दरअसल तहदीब मालकम एक्स है। कम अज कम यही बता दो कि तुम उस तक पहुंचने में किस तरह कामयाब हुई। मैंने पूछा। उसके लिए तो हम तुम्हारे एहसान मंद है। अगर तुम ना होते तो शायद ये काम इतना आसान साबित ना होता। मैं चौंक पड़ा। मैंने तो हत्तल इम्कान एहतियात बरती थी। फिर मुझसे कौन सी ऐसी पुताई होगी कि क्लारा मेरे जरिए तहदीब तक पहुंच गई? नहीं समझे। क्लारा ने हंस कर कहा और मैंने दवी में सारी लाया। वैसे तो तुम बड़ी जानत का मुजाहरा करते हो, लेकिन मुझे हैरत है कि इतनी जरा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। लगता है तुमने इस मामले में ज़हन इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं समझी। मैं नहीं समझ सका कि उसका मतलब क्या था। ना ही वो अंदाजा कर सकती थी कि मामला मेरे लिए किस कदर गंभीर है। वो तो मामलात को अपने जायबिया निगाह से देख रही थी और यहाँ जान पर बनी हुई थी। वो बता चुकी थी कि रजीना पर तशद्दुद शुरू किया जा चुका है। वो भला कैसे अंदाजा कर सकती थी कि तहदीब पर तशद्दुद की खबर सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। तहदीब का मामला ना होता तो शायद मैं तहदिया करके कोई नतीजा हासिल कर लेता। ज़हन का इस्तेमाल तो वहाँ किया जाता है जहाँ इसकी जरूरत हो। मैंने जबरन मुस्कुरा कर कहा जब तुम मुझे खुद ही सब कुछ बता दोगी तो मुझे अपना दिमाग थकाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा ख्याल गलत है, मादाम क्लारा ने कहा। मुझे तुम्हारी जानत का इम्तिहान मकसूद है और फिर इसमें जानत की कोई बात भी तो नहीं है। मैं बुरी तरह झुंझला गया मगर मैंने खुद पर काबू रखा। चलो मत बताओ, मगर मुझे उस औरत को देखने का बड़ा इश्तियाक है जिसने तुमसे आंखें चार करने की हिम्मत की। वो कोई मामूली औरत तो हरगिज नहीं होगी। तुम तो कोई ज्यादा ही मुश्ताक नजर आ रहे हो, मादाम क्लारा ने बेनिखेल लहरे में कहा। चलो तुम्हें उससे मिलवा दूं। वो मुझे अपने हुकूमत खाने में लाई। अंदर दाखिल होते ही मेरी निगाह उस औरत पर पड़ी जिसे शिकंजों पर कसकर उस पर हंटर बरसाए जा रहे थे। मैंने उसे देखकर हैरत से पलके झपकाई और मादाम क्लारा की तरफ मुड़ा। ये मैंने उस औरत की तरफ इशारा करके इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, रीना सलोमन तो हरगिज नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर क्लारा की हसीन पेशानी पर सिलवटें पड़ गई। तुम ये बात इतने यकीन से किस तरह कह रहे हो? उसने मुझे घूरते हुए था। मैं ये बात इतने यकीन से इसलिए कह रहा था कि मुझे मालूम था वो औरत रीना सलोमन नहीं है। रीना सलोमन तो तहदीब की और तहदीब को अगर मैं ही ना पहचानता तो और कौन पहचानता?
मेरी निगाहों के सामने जो औरत थी वो एक सियाफाम अफ्रीकी औरत थी, खारिज मुकामी। लेकिन मैं ये बात मदाम क्लारा से तो नहीं कह सकता था। उससे तो मुझे कुछ और ही कहना था, कोई ऐसी बात जो उसे भी मुतमईन कर दे और मुझे भी उसकी नजरों में मशकूक होने से बचाए। तुम्हें याद नहीं, रीना ने कहा था कि उसका कोई आदमी जबान हारगिज नहीं खोल सकता। मैंने कहा लेकिन देख लो, हमने उसके आदमी से उसके बारे में उगनवा दिया। मदाम क्लारा ने कहा। सियाफाम औरत की चीखों से अकूबत खाना गूंज रहा था। वो रहम की भीख मांग रही थी, ना सिर्फ गुलवाया बल्कि अब ये हमारी कैद में भी है। इसलिए तो मुझे इसके रीना सालोमन होने पर शुबा है। वो इतनी आसानी से काबू में आने वाली औरत नहीं मालूम होती, मैंने मुताद अंदाज में कहा और क्लारा हंसने लगी। तुम तो रीना सालोमन से बहुत ज्यादा मुतासर मालूम होते हो, क्लारा ने कहा। लेकिन तुम ये भूल गए कि शी गुराय में मदाम क्लारा सबसे ज्यादा ताकतवर है। मैं शी गुराय में तुम्हारी हैसियत को चैलेंज तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम इसके सिवा कुछ नहीं कह रहे कि मदाम क्लारा धोखा खा गई। क्लारा ने मेरी बात काट कर कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हम बड़े साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं। तुम इस शोहरत को रीना सालोमन समझने पर क्यों मुसर हो? मैंने क्लारा की आंखों में देखते हुए सवाल किया। इसलिए कि यही रीना सालोमन है। उसके आदमी ने बड़े तशद्दुद के बाद जबान खोली है और हमने उसे पूरी प्लानिंग करके पकड़ा है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें इस पर शक क्यों है।